आधुनिक नाटककार नादिरा बब्बर का एक विख्यात नाटक है जी जैसी आपकी मर्जी। नादिरा जहीर बब्बर भारतीय सिनेमा की एक विख्यात अभिनेत्री, नाटककार तथा निर्देशिका हैं। नादिरा ने मुंबई में एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की है जिसे एकजुट के नाम से जाना जाता है। संगीत नाटक अकादमी, यश भारती, महिला शिरोमणि, इन पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। वे प्रगतिवादी तथा क्रांतिकारी विचारों की हैं। दर्जनों नाटकों का मंचन कर चुकी हैं और इस क्षेत्र में 30 वर्षों से सक्रिय हैं। जी जैसी आपकी मर्जी नाटक का प्रकाशन 2008 में किया गया था। इस नाटक के माध्यम से नादिरा बब्बर ने अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषाएं तथा अलग आयु वर्ग की नारियों की वेदना और संघर्ष को एक स्वर प्रदान किया है। इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि भले ही औरत अलग आयु, अलग पृष्ठभूमि, अलग प्रदेश की हो, पर कहीं न कहीं उन सभी में एक समानता है और वह समानता है उनकी तकलीफ और संघर्ष। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वे अपने जीवन में अगर सुकून के साथ जीना चाहें तो उन्हें हर बार जी जैसी आपकी मर्जी इस वाक्य का सहारा लेना ही पड़ता है। आज भले ही समानता की बात की जाती है, पर महिलाओं को बुनियादी फैसले लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसी ही वेदना और संघर्ष की दास्तां नाट्य रूप में प्रस्तुत की गई है। कथानक इस तरह से है। जी जैसे आपकी मर्जी यह नाटक 4 भारतीय स्त्रियों की कहानी है। मुख्य पात्र हैं दीपा, वर्षा पोटे, सुल्ताना और बबली। इन चारों के अलावा बबली की कहानी में सीबो चाची का जिक्र भी आता है। पहली कहानी दीपा की है। दीपा की आप बीती से यह कहानी शुरू होती है। दीपा के जन्म के समय जब उसकी माँ गर्भवती थी, तब उसके पिता उसकी माँ को चेकअप के लिए ले जाते हैं कि उनकी होने वाली संतान लड़की है या लड़का, क्योंकि उस परिवार में पहले से 2 बेटियां हैं। दादी सलाह देती है, क्यों अपने सर पे बोझ बढ़ा रहा है रामचरण, मैं तो कहती हूँ गिरवा दो इस लड़की को। गर्भ में अजन्मी नवजात बच्ची सब सुनती रहती है। दीपा के पिता गर्भपात कराना चाहते हैं पर डॉक्टर मना करते हैं। फिर 6 महीने के बाद उसका जन्म होता है। अब जब अस्पताल में नर्स मिठाई मांगती है तो दादी गुस्से में कहती है, मिठाई किस बात की, अरे तीसरी करमजली पैदा हुई है, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। दीपा की 2 बहनें हैं, दुर्गा और लीला, तथा एक भाई है जिसका नाम है अंशुमन। घर में भाई के बड़े ठाठ हैं, लेकिन बहनों को घर का सारा काम करना पड़ता है और उनके साथ मारपीट भी होती है। बहन दुर्गा बीमार होती है, तब उसका सही इलाज नहीं होता और उसकी मृत्यु होती है। दूसरी कहानी वर्षा पोटी की है। वर्षा कहती है कि लड़की के 7वीं या 8वीं में आते ही माता पिता उसे इतनी सारी हिदायतें देते हैं कि पूछो मत। छोटी स्कर्ट मत पहनो, पंजाबी सलवार सूट पहनो, लड़कों के साथ मत खेलो, जोर से मत हंसो आदि। वर्षा की बातों से उसका दर्द प्रकट होता है कि स्त्रियों का स्थान समाज में निम्न स्तर का क्यों है। वर्षा की माँ पार्वती अच्छी गायिका है, पर बाबा कभी उसकी तारीफ नहीं करते। वर्षा के बाबा के बड़े भाई की पत्नी अर्थात वर्षा की काकी उनके परिवार के साथ ही रहती है। उनके पति अर्थात वर्षा के काका अच्छी नौकरी मिलने पर अमेरिका गए थे। पत्नी से कहा था कि थोड़े दिनों के बाद तुम्हें वहाँ बुलवा लूँगा। काकी इंतज़ार करती रही, पर काका ने अमेरिका में दूसरी शादी कर ली। 2 बच्चे भी हुए। 15 वर्ष बाद जब बच्चों को भारत दिखाने लाते हैं, तभी होटल में रहते हैं, घर नहीं आते, और होटल में केवल अपने भाई अर्थात वर्षा के पिता को मिलने के लिए बुलाते हैं। पत्नी याद करती है, लेकिन वो उसे मिलना नहीं चाहते। जब काकी वर्षा के पिता से कहती है, 5 मिनट के लिए मुझे मिला दो उनसे, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, तब मिलना तो दूर रहा, उल्टे घर में झगड़ा होता है और इसी सदमे में काकी हाथों की नसों को ब्लेड से काटकर आत्महत्या करती है। चिट्ठी में अंतिम इच्छा लिखकर रखती है कि उसके पति उसका अग्नि संस्कार करें। वर्षा सोचती है, क्यों ऐसा होता है, हम लोगों को जो पाँव की जूती भी नहीं समझते उनके लिए अपनी जान दे देते हैं। केवल लड़की होने के कारण समाज में क्या क्या सहना पड़ता है यह भी वर्षा बताती है। जिग्नेश जैसे युवक केवल शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं पर शादी के लिए तैयार नहीं होते। पिता की बीमारी के समय जब तीनों बहनें मिलकर दुकान संभालती है, तब पास का एक दुकानदार किस तरह परेशान करता है और पुलिस के पास जाती हैं तो शिकायत नहीं लेती पुलिस, यह भी बताया गया है। मध्यवर्गीय महिलाओं का दर्द इसके द्वारा प्रकट हुआ है। तीसरी कहानी है सुल्ताना की। 12 वर्ष की आयु में ही उसका निकाह उससे 10 साल बड़े अकील से होता है। अकील जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है। 20 वर्ष की आयु तक 4 लड़कियां होती हैं। लड़का नहीं हुआ इसलिए सास सुल्ताना को उसकी 4 लड़कियों समेत घर से निकाल देती है। अकील उसे तलाक दे देता है। 2 भाई हैं पर आश्रय नहीं देते। तब सुल्ताना घर के सामने फुटपाथ पर चादर को डंडी का सहारा देकर एक झोपड़ी बनाकर 4 लड़कियों के साथ अत्यंत दयनीय स्थिति में रहती है। 2 बेटियां मर जाती हैं। उसी गली में
रहने वाला और सुल्ताना को बुरी नज़र से देखने वाला एक अधेड़ उम्र का हकीम जब सुल्ताना से निकाह करना चाहता है, तब न चाहते हुए भी भाई तथा भाभी का कहना मानकर बेबस सुल्ताना को हकीम के साथ निकाह करना पड़ता है। निकाह के बाद हकीम सुल्ताना तथा उसकी 2 बेटियों के साथ मारपीट करता रहता है, काम करवाता है, पर सुल्ताना कुछ बोलती नहीं। पर जब वो देखती है कि हकीम उसकी बेटी सबिहा का बलात्कार कर रहा है, तब वह बेकाबू होती है और उसका खून कर देती है। 2-2.5 वर्ष बाद जेल से छूटकर आती है और बेटियों के साथ रहती है। सबिहा वकील बनना चाहती है और उसके लिए निकाह के रिश्ते आए थे, उन्हें अस्वीकार करती है। कहती है, जब तक मैं वकील न बन जाऊं, शादी नहीं करूंगी। चौथी कहानी बबली की है। वह बीए पास युवती है, सुंदर, होशियार और धनवान परिवार से है। बबली का विवाह चंडीगढ़ के एमबीए पास युवक अमनदीप कोहली से बड़ी धूमधाम से होता है। विवाह की पहली रात को अमनदीप कहीं बाहर जाता है और सुबह 3:30 बजे नशे में धुत वापस आकर लेट जाता है। सुबह 5-5:30 या 6 बजे तक जब उसकी नींद खुलती है, तब बबली को जगाकर शारीरिक संबंध बनाता है। अर्थात बबली की इच्छा या मर्जी कोई मायने नहीं रखती। बबली अपनी सीबो चाची को भी याद करती है, जिसने अपना जीवन मानसिक बीमारीग्रस्त पति के साथ गुजारा, उसकी मृत्यु तक उसकी सेवा करती रही। बबली सोचती है, क्या कोई मर्द मानसिक बीमारीग्रस्त औरत से विवाह कर सकता है? नहीं ना। रब ने सारी कुर्बानियाँ औरतों के सिर ही लिखी है। अमनदीप खूब तरक्की करता है, बहुत पैसा कमाता है। वे 3 बड़े कमरे के फ्लैट में रहते हैं। कंपनी ने ड्राइवर, नौकर और नई लांसर गाड़ी भी दी है। पर अमनदीप कंपनी के कामों में व्यस्त है, देर से घर लौटता है। एक दिन बबली अपने गर्भवती होने की खबर अमनदीप को सुनाने वाली है, तभी उसे पता चलता है कि अमनदीप का उसके बॉस की पत्नी अनीता के साथ अफेयर है। सुनकर बबली को धक्का लगता है। सोचती है, मम्मी डैडी को बताऊं, पर फिर सोचती है कि उन्हें सदमा पहुंचेगा, इसलिए नहीं बताती। उसे अपने पति पर, अपने घर से नफरत होती है, पर फिर विदाई के समय मम्मी द्वारा दी गई नसीहत याद करती है कि बबली पुत्र, अपने हस्बैंड को हर हाल में खुश रखना। बबली सोचती है, मैं अच्छी वाइफ यानी अंधी, बहरी और गूंगी बन जाऊं, मर्द सैकड़ों अफेयर करे लेकिन फरिश्ते बने रहे। सोचती है, एक छत और 2 वक्त की रोटी देना कोई चांद तारे तोड़ लाना तो नहीं है, जिसके लिए हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। क्यों? अंत में अंधेरे में 4-5 औरतों की आवाज़ में क्यों क्यों गूंजता है। प्रकाश आने पर कठपुतली नर्तक दिखाई देते हैं। कठपुतलियों की जगह दीपा, वर्षा, सुल्ताना और बबली ने ली है। यह नाटक समाप्त होता है। नाटक की कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं। नाटक की कथा में या नाटक के मूल में यह भेदभाव भी साफ साफ दिखता है कि परिवार में भी सारे नियम केवल बेटियों के लिए हैं, बेटों के लिए नहीं। नाटक में सभी स्त्री पात्र मंच पर बारी बारी से आकर अपने परिवार और आसपास होने वाली घटनाएं तथा व्यवहार पीड़ा भरे शब्दों में बयान करते हैं। आज जब हम 21वीं सदी के 2 दशक बाद स्त्री समानता की बात करते हैं, तब भी समाज में बेटियों या महिलाओं के साथ व्यवहार कितना बदल पाया है, यह एक बड़े सवाल के रूप में सामने आता है। इस नाटक की रचना नादिरा बब्बर ने स्त्रियों की मनोदशा का चित्रण करने के लिए ही की है और उसमें वे सफल रही हैं। नाटक की भाषा सरल, पात्रानुकूल और अंग्रेजी मिश्रित है। यह वैचारिक दृष्टि से समस्या मूलक नाटक है। नाटककार अपना संदेश दर्शकों तक सफलता के साथ संप्रेरित करता है। धन्यवाद।